हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी फ्रेंड्स। यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि जो आपकी सीटेट की एग्ज़ाम्स डेट है वो आ चुकी है और आपका जो सीटेट का पहला पेपर है वो आपका 28 दिसंबर को है। ठीक है, अर्थात 28 दिसंबर से आपके एग्ज़ाम्स शुरू हैं। तो यहाँ पर जो CDP है, CDP में आपको कुछ टॉपिक बताए हुए थे, पहले भी बताए हैं और आज फिर से बताते हैं। जिसने भी अभी तक बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है, यदि वो इन सभी टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कर लेता है तो वो आपके CDP में कम से कम 20+ स्कोर तो कर ही लेगा। ठीक है, जिसने अभी बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है उसके लिए है। तो आपको बता दें कि ये टॉपिक हर बार और हर शिफ्ट में इनसे 2-2, 3-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे आपका लेब वाइगोत्स्की का सिद्धांत हो गया, इसके बाद जीन पियाजे का सिद्धांत हो गया, इसके बाद कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत हो गया और बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर का। इनसे हर बार क्वेश्चन बनते हैं। आप पिछले पेपर्स उठाकर देखिए, हर शिफ्ट में इनसे 2-2, 3-3, जीन पियाजे से तो 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर सभी सब्जेक्ट में आपके जीन पियाजे का टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से यदि हम मान के चलें तो 5 क्वेश्चन आपके जीन पियाजे से आ जाते हैं। अब आपके हिंदी में भी जीन पियाजे की भाषा विचार दिए गए हैं। यदि आपकी सेकंड लैंग्वेज संस्कृत है तो उसमें भी है, इंग्लिश में भी है। ठीक है, तो ये एक टॉपिक ऐसा होता है जो सिद्धांत हैं आपके, और अधिगम के सिद्धांत आपके हिंदी में भी देखने को मिल जाते हैं और आपके CDP में तो हैं ही। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक अच्छे से डिस्कस कर लें यदि हम, और अच्छे से यदि आप इनको समझ लेते हैं तो फिर आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ गलत नहीं होगा। तो आज हम देख रहे हैं लेब वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। पहले हम इनके सिद्धांत को जान लेंगे और फिर हम यहाँ पर क्वेश्चन भी करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, और ये सिद्धांत आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे पूरा जरूर देखें। ठीक है, यहाँ से आपके 2 नंबर तो जरूर ही पक्के होंगे, क्योंकि ये आपका CDP में भी आना है, हिंदी संस्कृत दोनों लैंग्वेज में ये आता है। तो देख लेते हैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी इनके बारे में कि लेब वाइगोत्स्की का पूरा नाम क्या है। तो लेब सिमनोविच वाइगोत्स्की है। क्या है? लेब सिमनोविच वाइगोत्स्की। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो है लेब वाइगोत्स्की, ये एक रचनावादी और निर्मितवादी कहे जाते हैं। तो पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन कौन सी मनोवैज्ञानिक रचनावादी हैं या निर्मितवादी हैं। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि ये कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो स्वयं सक्रिय निर्माता होते हैं ज्ञान की। ठीक है, तो ये जीन पियाजे जो हैं और आपके लेब वाइगोत्स्की, ये दोनों ही रचनावादी या संरचनावादी और निर्मितवादी कहलाते हैं। अब रचनावादी मतलब बच्चे खुद ज्ञान का निर्माण करते हैं सक्रिय तरीके से, तो यही होता है रचनावाद। ठीक, अब हम इनका जन्म स्थान और जन्म देख लेते हैं कि कब हुआ। तो इनका जन्म 17 नवंबर सन 1896 रूस में हुआ था और इनकी मृत्यु 11 जून सन 1934 को हुई थी। ठीक है, अब इनका सिद्धांत जो है सभी को पता है कि इन्होंने जो सिद्धांत है वो सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया हुआ है। अब यदि आपसे थोड़ा सा चेंज करके पूछेंगे तो सामाजिक सांस्कृतिक ना दे करके अन्य नाम यहाँ पर इनके सिद्धांत के होते हैं, तो हम सारे नाम देख लेते हैं। और इन्होंने जो प्रमुख टर्म दिए हैं तो टर्म से भी क्वेश्चन बनता है। जैसे पूछ ले कि ZPD का फुल फॉर्म क्या होता है, या ZPD का हिंदी अर्थ क्या होता है, MKO क्या कहलाता है, इसके फोल्डिंग क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं इनके सिद्धांत के अन्य नाम। सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया का सिद्धांत। अब कभी भी आपसे एक क्वेश्चन पेडागोजिकल बेस पूछेगा लेब वाइगोत्स्की के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो कहीं भी आपको सामाजिक, सोशल या सांस्कृतिक देखने को मिल जाए शब्द किसी भी ऑप्शन में, तो बिल्कुल 100% आपको यही लगाना है और हमेशा यह सही होता है, क्योंकि ये इनका टर्म मान के चलिए की पॉइंट इनके सिद्धांत का है। ये कहते हैं कि जो बच्चे हैं वो समाज और संस्कृति के माध्यम से अंतःक्रिया करते हुए सीखते हैं। ठीक, अब इन्हीं के सिद्धांत को सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं। याद रखना, सामाजिक संज्ञानात्मक कह दें या सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ये किसका है? आपके लेब वाइगोत्स्की का। और यदि केवल संज्ञानात्मक बात करता है तो फिर वो जीन पियाजे का सिद्धांत हो जाता है। ठीक, तो ये नाम याद रखना। अब हम देखते हैं यहाँ पर इनका की पॉइंट ही है ये कि जो बालक हैं वो अपने समवयस्कों के साथ, अब समवयस्क कहाँ आएंगे? आपके समाज में ही आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको रिलेट करके और अर्थ लगाना है कि पूछा क्या है और हमें आंसर में क्या जवाब देना है। ठीक, तो बच्चे जो हैं वो अपने समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया मतलब वयस्कों के साथ मतलब अंतःक्रिया इंटरेक्शन करके सीखते हैं। ठीक, तो ये आप याद रखना। अब इनके टर्म देखते हैं, MKO क्या कहलाता है। तो सबसे पहले आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि MKO का फुल फॉर्म क्या होता है। तो MKO का फुल फॉर्म होता है मोर नॉलेजेबल अदर, अर्थात अधिक ज्ञानवान
दूसरा। अब इसका मतलब क्या है, इन्होंने इस टर्म का अपने सिद्धांत में उपयोग क्यों किया, तो बता दें आपको कि जो बालक से अधिक जानता है बालक उसी से सीखेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि जो कम जानता है उससे बालक सीखने लगे, नहीं। अब यहाँ पर जो अधिक जानते हैं वो बालक के माता पिता हो सकते हैं, शिक्षकगण हो सकते हैं, साथी संगी हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं और अपने समाज के अन्य सदस्य भी हो सकते हैं। तो जो बालक से अधिक जानते हैं बालक उन्हीं से सीखता है, इसी को इन्होंने MKO कहा है। तो यहाँ पर यदि आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि बालक, ये सब ऑप्शन दिए रहेंगे और कह देंगे कि इनमें से सबसे ज़्यादा जो बालक है लेव वाइगोस्की के अनुसार किससे सीखता है, तो वो समवयस्क होते हैं, मतलब कंटेम्प्रेरीज जिसे कहते हैं, मतलब बालक के साथीगण, ठीक है, तो उनसे सबसे ज़्यादा सीखता है। ठीक, तो याद रखना MKO का मतलब है बालक अधिक मतलब MKO मतलब अधिक ज्ञानी दूसरा या अधिक ज्ञानवान दूसरा, बालक उसी से सीखता है, इन्होंने कहा जो उससे अधिक जानते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं ZPD, इनका मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म है ZPD। तो इसका यूज इन्होंने अपने सिद्धांत में क्यों किया, ये क्या कहलाता है, तो देखते हैं। सबसे पहले ZPD का इंग्लिश में पूरा नाम आपको याद रखना है, पिछली बार पूछा गया था। ZPD का पूरा रूप है, अब ऑप्शन में कुछ भी दे दें, बस आपको तो याद रखना है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब इसके हिंदी में कई नाम हो सकते हैं, तो आपको ये सारे नाम याद रखने हैं। इसी को हिंदी में कहते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो ये पहले पूछा जाता था कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है, वर्तमान में ज़्यादातर पूछते हैं कि निकटस्थ विकास का क्षेत्र, नज़दीकी विकास का क्षेत्र या संभावित विकास का क्षेत्र। तो आपको तो इंग्लिश में भी दिया रहता है आपका क्वेश्चन, तो बस ये याद रखना कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात की है, फिर हिंदी में कुछ भी दे दें, फिर भी आप इतने नाम तो याद रख ही सकते हैं कि समीपस्थ, निकटस्थ, नज़दीकी और संभावित विकास का क्षेत्र एक ही बात है, ZPD। ठीक, अभी क्या होता है, तो यहाँ आपको बता दें कि बालक का वास्तविक ज्ञान, मतलब बालक के पास खुद का स्वयं का जो ज्ञान होता है वो उसका वास्तविक ज्ञान होता है, और बढ़ाए गए ज्ञान मतलब जो दूसरे व्यक्तियों के द्वारा, जो अधिक ज्ञानी दूसरे हैं, मतलब जो बालक से अधिक जानते हैं, वो यदि कुछ चीज़ें यहाँ बालक को बता देते हैं तो उनके वास्तविक ज्ञान में वृद्धि हो जाती। मतलब वास्तविक ज्ञान और बढ़ाए गए ज्ञान के बीच के क्षेत्र को ही इन्होंने ZPD कहा है। अब इसका मतलब क्या है, मान के चलिए कि बालक को यहाँ पर हम आपको बता दें कि जैसे एक एग्जाम्पल के जरिए आपको बताते हैं कि बालक को यहाँ पर यदि टेबल याद करने के लिए कहा गया, तो बालक को 2 का टेबल याद है, मतलब ये उसका वास्तविक ज्ञान है। और जब जो उसका शिक्षक है, मतलब जो उससे अधिक जानता है, या फिर उसके माता पिता हैं जो उससे अधिक जानते हैं, तो वो उसे 3 का टेबल भी याद करा देते हैं। ठीक है, तो वास्तविक ज्ञान और ये क्या है, उसका बढ़ाया गया ज्ञान, इसके बीच में कौन आया, शिक्षक ने बढ़ाया या माता पिता ने, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो बढ़ाया गया है और ये जो बीच में बढ़ाया गया ज्ञान है, यही क्या है, इनका ZPD कहलाता है। एक एग्जाम्पल ए लिया, अब हम पहले ये देख लेते हैं, इसके बाद दूसरे एग्जाम्पल से आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो जो ZPD है इसमें प्रारंभ में मदद नहीं दी जाती, तो कोई भी कार्य यदि है तो बालक स्वयं से प्रारंभ कर लेता है, और जब बीच में उसको ज़रूरत पड़ती है सहायता की, तो जो बीच में बालक को मदद दी जाती है वो ZPD कहलाता है। तो यदि आपसे पूछता है कि ZPD में मदद दी जाती है बीच में, प्रारंभ में या अंत में, तो बीच में इसमें मदद करी जाती है, क्योंकि प्रारंभ में बालक स्वयं कार्य प्रारंभ करता है, और फिर यदि बालक बीच में अटक या उलझ जाता है तो किसी वयस्क, वही MKO मतलब अधिक ज्ञानी दूसरा जो होगा, उसके द्वारा सहायता उसे यदि मिल जाती है तो वह अपना लक्ष्य प्राप्त, गोल प्राप्त कर लेता है, यही ZPD होता है। और जो ZPD में मदद दी जाती है वो कैसी होती है, स्थायी। तो इसी का विपरीत होता है इसके फोल्डिंग। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम, मान के चलिए हमें उत्तर प्रदेश से जाना है, कहाँ, दिल्ली। ठीक है, तो हमें आधा रास्ता तो यहाँ से यहाँ तक का पता है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक का रास्ता पता है, तो बालक यहाँ से स्वयं स्टार्ट कर देगा चलना और यहाँ तक पहुँच जाएगा। अब वो बीच में अटक गया, इतना उसको रास्ता मालूम नहीं है, और फिर यहाँ से फिर उसको रास्ता पता है, तो यदि किसी व्यक्ति या अन्य जो उससे ज़्यादा जानता होगा, जिसको इसके बारे में नॉलेज होगा, वो यहाँ पर उसको सहायता कर देगा, बता देगा कि यहाँ से आप इस तरीके से जाइए तो आप यहाँ पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर बालक को बीच में मदद दी गई और ये स्थायी मदद है, फिर बालक कभी नहीं भूलेगा, फिर वो यहाँ से सीधा अपने लक्ष्य पर पहुँच जाएगा। तो जो बीच में यहाँ जो सहायता करी गई है यही ZPD है, इसी को लेव वाइगोस्की ने ZPD कहा है, अर्थात बीच में सहायता दिया जाना। ठीक है, यदि शिक्षा के संबंध में बात करें तो एक बालक जो है पाठ को पढ़ना प्रारंभ कर देता है और बीच में उलझ जाने पर शिक्षक उसकी सहायता
कर देता है और फिर पुनः वो पाठ को पूरा पढ़ लेता है, अर्थात लक्ष्य पर पहुंच जाता है। तो यही जो बीच में स्थायी मदद अन्य व्यक्तियों के द्वारा दी गई है, इसी को इन्होंने ZPD कहा है। आई होप आप ZPD समझ चुके होंगे। ZPD सहायता कब दी जाती है? बीच में। और कैसी होती है सहायता? स्थायी। ठीक, अब हम देखते हैं इसके फोल्डिंग। अब इसके फोल्डिंग के कई नाम हैं। ज़्यादातर करके आपके जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें पढ़ लिखा होता है, ठीक है। तो याद रखना, इसके फोल्डिंग को ही ढांचा निर्माण, पढ़ निर्माण, पाइट और मचान कहते हैं। अब इसके फोल्डिंग क्या कहलाता है? तो देखो, आपका जो ZPD है उसमें बीच में मदद करी जा रही है और कार्य प्रारंभ बालक स्वयं से कर लेता है, लेकिन जो इसके फोल्डिंग होता है यहाँ बालक कार्य प्रारंभ नहीं कर पाता, पहले ही यहाँ अटक जाता है, उलझ जाता है। तो इसमें प्रारंभ में ही मदद कर दी जाती है और ये मदद जो होती है अस्थायी होती है, ठीक है। तो यही कहलाता है इसके फोल्डिंग। तो यहाँ पर दिया है कि इसमें किसी वयस्क द्वारा शुरुआत में ही मदद दी जाती है। अब यहाँ वयस्क कह दें, साथी संगी कह दें, शिक्षक कह दें, माता पिता, ये नहीं कि केवल वयस्क, ठीक है, मतलब जो उससे अधिक जानते हूँ। तो यहाँ पर जो मदद है वो कैसी होती है? अस्थायी। जैसे शिशु को चलना सिखाना, प्रारंभ में क्या होता है? शिशु चलना तो सीखते नहीं स्वयं से, तो उसके जो माता पिता हैं वो प्रारंभ में ही उसको हाथ पकड़ करके चलना सिखाते हैं शुरुआत में। और फिर ये मदद अस्थायी कैसे हो गई? तो केवल जब तक बालक चलना नहीं सीखेगा तब तक उसके लिए शुरुआत में सिखाया जाता है, और फिर जब बालक ये सीख जाता है तो फिर उसको कोई हाथ पकड़ के नहीं सिखाता चलना, वो खुद ऑटोमेटिकली चलने लगता है। तो यही होती है अस्थायी मदद और इसी को कहते हैं इसके फोल्डिंग। जैसे साइकिल सिखाना, तो प्रारंभ में बालक को किसी वयस्क के द्वारा पकड़ करके साइकिल सिखाई जाती है, लेकिन जब वो स्वयं से साइकिल चलाना उसको आ जाता है तो वो फिर पकड़ने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ती, वो स्वयं से साइकिल चलाना सीख लेता है। अर्थात यहाँ पर शुरुआत में मदद की जाती है और अस्थायी रूप से मदद की जाती है, यही आपका इसके फोल्डिंग कहलाता है। अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं हम अभी थोड़ी सी देर में देख लेंगे। अब इनका तीसरा टर्म है भाषा विचार। तो यहाँ पर आपका जो भाषा विचार है इसके संबंध में जीन पियाजे और वाइगोत्स्की में बहुत ज़्यादा मतभेद रहा है। जो वाइगोत्स्की हैं वो क्या कहते हैं कि भाषा पहले और विचार बाद में आते हैं, लेकिन जीन पियाजे क्या कहते हैं कि विचार पहले भाषा बाद में आती है। लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि भाषा पहले आती है हमारे दिमाग के अंदर और फिर हम उस पर विचार करते हैं, ठीक है। लेकिन जीन पियाजे पहले कहते हैं कि विचार उठते हैं उसके बाद हम भाषा का प्रयोग करते हैं। तो इनमें अंतर पूछा जाता है कि जीन पियाजे और वाइगोत्स्की के संबंध में भाषा और विचार के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। एक का याद रखना है बस आपको, वाइगोत्स्की का याद रखिए, ये कहते हैं भाषा पहले विचार बाद में, फिर उनका ऑटोमेटिकली याद रहेगा, ठीक है। अर्थात भाषा विचार से पहले आती। इनका टर्म है जो MP टेट में पूछा गया था वर्ग 2 में कि किसने कहा है कि शुरू के 2 वर्षों में भाषा और विचार अलग अलग होते हैं। मतलब प्रारंभ की जो शैशवावस्था रहती है उसमें भाषा और विचार दोनों ही अलग अलग होते हैं, और फिर इन्होंने कह दिया कि जो भाषा है वो विचार पर हावी हो जाती, मतलब भाषा कंट्रोल करती है विचारों को, इन्होंने ऐसा कहा है। तो पूछ लेंगे कि यदि ये कथन किसका है, तो बताना है कि वाइगोत्स्की का है, ठीक। अब इन्होंने एक और कथन कहा है कि भाषा का विकास यौन परिपक्वता की भांति होता है। मतलब जैसे जैसे बच्चे का शारीरिक विकास बढ़ता हुआ जाता है उसी तरह से इन्होंने बताया कि भाषा का विकास भी होता है। इनका नेक्स्ट टर्म मोस्ट इंपोर्टेंट है व्यक्तिगत वार्ता, जिसे निजी वार्ता, प्राइवेट स्पीच या इनर स्पीच कहते हैं। तो बच्चे का खुद से बातें करना, अपने कार्यों की योजना बनाना, इसने मतलब इन्होंने क्या कहा है कि जब बच्चे स्वयं से बातें करते हैं तो इन्होंने उस बात को प्राइवेट स्पीच, निजी वार्ता कहा है। याद रखना, इंग्लिश वर्ड बस याद रखना, प्राइवेट स्पीच हिंदी में कुछ भी दे दें, हिंदी में ज़्यादातर व्यक्तिगत वार्ता आता है। अभी क्या कहलाता है बच्चे का बातें करना, तो इसमें भी जीन पियाजे और वाइगोत्स्की में डिफरेंट है थोड़ा सा। क्या है कि जो बच्चे हैं वो स्वयं से बातें करते हैं। एग्जाम्पल के जरिए यदि हम आपको बताएं कि बच्चे का CTET का कल एग्जाम से या किसी बालक का कल CTET का एग्जाम से, तो वो उसकी तैयारी कब करेगा? रात्रि में। कैसी तैयारी? पहले वो अपना एडमिट कार्ड रख लेगा अपने बैग में, इसके बाद वो स्वयं से बातें करते हुए कहेगा कि एडमिट कार्ड रख लिया, इसके बाद हमें आइडेंटिटी चाहिए तो वो आधार कार्ड रख लेगा, इसके बाद वो स्वयं से फिर बात करेगा और कहेगा इसके बाद हमें कुछ और चीज़ रखनी है, मान के चलिए पेन रखना है तो पेन भी रख लिया। मतलब स्वयं से बातें करते हुए योजना बना रहा है अपने कार्य को दिशा देने के लिए। तो इसी को जब बच्चा स्वयं से ये सारी बातें कर रहा है तो जो लेव वाइगोत्स्की हैं इन्होंने इसे प्राइवेट स्पीच यानी व्यक्तिगत वार्ता कहा है। और यदि यही क्वेश्चन जीन पियाजे के संबंध में पूछ लें कि जीन पियाजे ने बच्चे के स्वयं से बातें करने को क्या कहा, तो वो अहम केंद्रित वार्ता कहते, ईगो सेंट्रिज्म, ठीक है। तो इन दोनों में अंतर है, याद रखना।
ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और यहाँ पर यदि वाइगॉस्की का पूछते हैं तो वो अहम केंद्रित वार्ता लगा करके आ जाते हैं। आपको ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। अब और देख लेते हैं इनका एक दो टर्म। इनके सिद्धांत में खेल का महत्वपूर्ण स्थान इन्होंने बताया है, जो समीपस्थ विकास के क्षेत्र में सहायता करता है। मतलब बालक जो है खेल खेल में सीख जाते हैं और खेल खेल में ही जो उनके शिक्षक या साथीगण होते हैं, यदि बीच में उन्हें कहीं सहायता की ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ पर मिल जाती है। तो इसीलिए यदि आपसे पूछता है कि सबसे ज़्यादा अपने सिद्धांत में खेल को स्थान किसने दिया, तो लेव वाइगॉस्की ने। और इनकी प्रमुख पुस्तक है लैंग्वेज एंड थॉट, अर्थात भाषा एवं विचार, ठीक है। तो इतना इनका सिद्धांत है, इनके टर्म है, ये सारे यदि आप याद रखते हैं तो आप सारे क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे। अब हम देख लेते हैं इनसे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं और आपको इनका आंसर आता है या नहीं सिद्धांत को पढ़ने के बाद। तो देखते हैं, दिया है फर्स्ट क्वेश्चन, वाइगॉत्स्की के अनुसार अधिगम है। मतलब इन्होंने अधिगम को क्या कहा है, तो एक अनुबंधित गतिविधि कहा है, एक सामाजिक गतिविधि कहा है, एक व्यक्तित्व गतिविधि कहा है, या एक निष्क्रिय गतिविधि कहा है। तो हमने अभी कुछ समय पहले पढ़ा, इन्होंने अपने सिद्धांत में, हमने आपको इनका की पॉइंट बताया, कहीं भी आपको सामाजिक गतिविधि, सांस्कृतिक गतिविधि मिल जाए, ठीक है, या सक्रिय गतिविधि मिल जाए, सक्रिय अनुकूलन मिल जाए, तो ये सारी चीज़ें किस पर लागू होंगी, लेव वाइगॉस्की पर। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा, जो वाइगॉस्की हैं इन्होंने अधिगम को बताया है एक सामाजिक गतिविधि, क्योंकि जो अधिगम है वो सबसे ज़्यादा समाज में बच्चे अंतःक्रिया करके सीखते हैं, सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से सीखते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगॉत्स्की के अनुसार वह कार्य जो बालक के स्वयं के लिए अत्यधिक कठिन है। मतलब इन्होंने कहा कि बालक के लिए वह कार्य जो अत्यधिक कठिन है, लेकिन किसी प्रौढ़, वही एम के ओ अधिक ज्ञानी, दूसरा किसी प्रौढ़ और अधिक कुशल व्यक्ति या साथी की सहायता से करना संभव हो सकता है, इसे इन्होंने क्या कहा है, तो मतलब जब कठिन लग रहा है, मतलब वो स्टार्ट ही नहीं कर पा रहा कार्य, इसीलिए तो उसे कठिन लग रहा। यदि स्वयं से स्टार्ट कर लेता तो थोड़ा सा इजी हो जाता। तो यहाँ आपको इस तरीके से सोचना है कि पूछा क्या है, स्वयं के लिए अत्यधिक कठिन लगा, लेकिन किसी कुशल साथी ने उसकी सहायता कर दी, मतलब उसको बता दिया कि ऐसे ये कार्य करना है, दिशा दे दी, फिर बालक स्वयं उस कार्य को कर लेगा, तो यही कहलाता है आपका स्कैफोल्डिंग, पाड़िया मचान। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, स्कैफोल्डिंग, पाड़िया मचान, ठीक है। अब यहाँ कहा है आसन्न विकास का क्षेत्र, वही समीपस्थ विकास का क्षेत्र। अब आपके जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वहाँ इंग्लिश दी गई होगी, ठीक है। तो यहाँ ZPD नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बालक ने यहाँ ऐसा नहीं कहा कि स्वयं से कार्य प्रारंभ करिए, नहीं, उन्होंने मतलब क्वेश्चन में कहा है कि अत्यधिक उसे कठिन लगा प्रारंभ में, तो इसे स्कैफोल्डिंग कहेंगे, ना कि ZPD, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगॉत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है। तो वही आपका यहाँ दिया है अनुकूलन एवं संगठन, नहीं, पुरस्कार एवं दंड, ये तो आपके पुरस्कार और दंड पुनर्बलन होता है, जो कि आपके स्किनर का कथन होता है। नेक्स्ट है उद्दीपन अनुक्रिया, ये भी नहीं, ये आपके किसका कथन है, उद्दीपन अनुक्रिया आपके थॉर्नडाइक का। यहाँ दिया है सामाजिक पारस्परिक क्रिया, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, सामाजिक पारस्परिक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर से ही उठाए हैं कि किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो दिया है, जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें लेव वाइगॉत्स्की क्या कहते हैं। आ गया क्वेश्चन। अब यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे व्यक्तिगत वार्ता अहम केंद्रित वार्ता लगाएंगे, जो कि जीन पियाजे का कथन है। यहाँ स्वयं से बातें करते हैं तो इन्होंने कहा है उसे व्यक्तिगत वार्ता, अर्थात प्राइवेट स्पीच, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेव वाइगॉत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में, क्योंकि ये रचनावादी हैं, तो रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम कैसे होता है लेव वाइगॉत्स्की के अनुसार, तो क्या शिक्षक द्वारा लिखाया जाता है और विद्यार्थी निष्क्रिय प्राप्त करता, बिल्कुल गलत, निष्क्रिय की तो इन्होंने बात ही नहीं करी। उद्दीपक अनुक्रिया, ये तो थॉर्नडाइक का कथन है, गलत हो गया। शिक्षक द्वारा पुनर्वलन, पुनर्वलन पर जोर किसने दिया है, BF स्किनर ने, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत में। तो यहाँ दिया है कि रचनात्मक कक्षा कक्ष में जो अधिगम है वो लेव वाइगॉत्स्की के अनुसार शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है, मतलब स्वयं बालक सक्रिय होकर कार्य करते हैं और सक्रिय भूमिका अदा करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन D हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगॉत्स्की की संस्कृति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत भाग की संकल्पना क्या प्रदर्शित करती है। क्या प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं, नहीं, ये तो अपने आप से प्यार करना ईगोसेंट्रिज्म हो जाता है, जो कि आपके सिगमंड फ्रायड बच्चे के स्वयं से प्यार करने को कहते हैं। नेक्स्ट है, स्पष्ट करता है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। फिर दिया है, प्रदर्शित करते हैं कि बच्चे बुद्धू होते हैं, बिल्कुल गलत, ये तो गलत ही है ऑप्शन।
और स्पष्ट करते हैं कि बच्चे अहम केंद्रित होते। अहम केंद्रित की बात तो जीन प्याजी करते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ कहा है कि स्पष्ट करते हैं कि बच्चे अपने कार्य के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग, इन्होंने कहा ही है कि भाषा पहले और विचार बाद में आते हैं, तो अपने कार्यों को दिशा देने के लिए बच्चे भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। इनमें से किससे सीखने को पृथक नहीं कर सकते? तो क्या पुनर्वलन को? नहीं। व्यवहार मापने योग्य परिवर्तन से? गलत। अवबोधन अवधारणात्मक प्रक्रिया? गलत। उनके सामाजिक संदर्भ, आपको बताया था की पॉइंट, उनके सामाजिक प्रबंधन या संदर्भ से सीखने को पृथक नहीं कर सकते। ठीक, नेक्स्ट है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार क्या है कथन सही? तो देखते हैं, भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। वयस्कों के साथ अन्योन्य क्रिया करने का भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि यहाँ दिया होता कि बहुत प्रभाव पड़ता तो सही होता, यहाँ कह दिया नहीं, और यही तो इनका सिद्धांत है। इन्होंने कहा वयस्कों और साथियों के साथ, इसी से तो बच्चे सबसे ज़्यादा सीखते हैं, तो ये गलत हो जाता है। भाषिक विकास में संस्कृति की भूमिका बहुत कम होती है, ये भी गलत है, क्योंकि सांस्कृतिक सिद्धांत है तो भूमिका अधिक होनी चाहिए, ना कि कम। नेक्स्ट, भाषा अर्जन। अर्जन की बात तो हमारे चौमस्की महोदय करते हैं, तो इसका राइट आंसर है भाषिक विकास मानव चिंतन को बदल देता है। मतलब यहाँ पर इनका भाषा वाला टर्म यूज हो रहा है। इन्होंने कहा ही है कि भाषा का विकास पहले और विचार बाद में आते हैं, तो इनका राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? तो बिल्कुल आपको कुछ देखना ही नहीं, कहीं भी सामाजिक या सांस्कृतिक अन्योन्य क्रिया या इंटरेक्शन देखने को मिल जाए वो सही हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा, सामाजिक अन्योन्य क्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, कैसे सीखते हैं? तो क्या परिपक्व होने से? नहीं। अनुकरण से? नहीं। पुनर्वलन से? नहीं। वयस्कों समवयस्कों के साथ परस्पर अंतःक्रिया से। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं बताइए? तो क्या बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए? नहीं। ध्यान आकर्षित करना है तो वो बोल के नहीं, कुछ कार्य करके भी कर सकते हैं, तो गलत है। एक पहलू पर यहाँ ध्यान दिया गया है। नेक्स्ट है, बच्चे स्वयं से बातूनी। गलत। बातूनी है तो क्या बोलते ही रहेंगे? नहीं। बच्चे अहम केंद्रित, जीन पियाजे का टर्म ये भी गलत। बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं, इसी को इन्होंने भाषिक परिवेश कहा है, और भाषा इसमें सबसे ज़्यादा योगदान करती है। तो इसका राइट आंसर, बच्चे स्वयं से इसीलिए बोलते हैं कि वो अपने कार्य को दिशा दे सकें और अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकें। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र। अब यहाँ पर बताना है कि क्या है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ZPD, जो आपको हमने अच्छे से बता दिया है कि क्या होता है। तो अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना, बच्चे अपने आप क्या कर सकते हैं इनका आकलन नहीं किया जा सकता, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से कार्य किए जा सकने वाले और सहयोग के साथ कार्य करने के बीच का अंतर। बिल्कुल आपके दिमाग में आ गया होगा कि ZPD अर्थात बीच में दी जाने वाली स्थायी सहायता ZPD कहलाती है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आप एक बार डी भी पढ़ लें, अपना सामर्थ्य प्राप्त करना बिल्कुल गलत दिया है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल का प्रत्यय किसने दिया है? तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं फैक्ट वाले, तो किसने दिया है? लेव वाइगोत्स्की ने। फुल फॉर्म जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, बीच में दी जाने वाली स्थायी सहायता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? तो क्या पारस्परिक शिक्षण, क्या सांस्कृतिक निरपेक्ष, यहाँ सापेक्ष होना चाहिए था, यहाँ निरपेक्ष है, गलत हो गया। अंतःदृष्टिपूर्ण अधिगम, ये भी गलत है। पारस्परिक शिक्षण, यहाँ सक्रिय अनुकूलन, मतलब सक्रिय रूप से बालक यहाँ सीखते हैं, तो राइट आंसर आपका शिक्षण से ज़्यादा महत्वपूर्ण है सक्रिय अनुकूलन, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ क्या है? मतलब इसमें क्या निहित है? तो क्या प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता ना करना? ये तो बिल्कुल गलत दिया है, जबकि इनके सिद्धांत में कहा है या तो प्रारंभ में मदद करी जाती है या बीच में, और ये कह रहे सहायता ही नहीं करना, गलत। बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनकी यहाँ बुद्धि लब्धि की कोई बात नहीं करी गई है। सहयोगात्मक समस्या समाधान हो सकता है। प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य नहीं, इन्होंने ऐसा नहीं कहा कि एक एक बालक को आप गृह कार्य, और कहीं भी आपको व्याख्या, गृह कार्य, निबंध लिखने को कह दें या पढ़ने को कह दें तो ये नेगेटिव पॉइंट होते हैं जो हमेशा आपके ऑप्शन को काटने में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है, इनके सिद्धांत का निहितार्थ ही है कि सहयोगात्मक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से किसी भी समस्या का समाधान कर लेना और अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेना ही इनके सिद्धांत का मेन मकसद है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा।
तो आप इतने क्वेश्चन करेंगे यदि और ये सिद्धांत अच्छे से पढ़ते हैं तो इससे अब आगे आपका कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आप उसका राइट आंसर जरूर दे पाएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम कर लेंगे जीन प्याजे और उनसे बनने वाले सारे क्वेश्चन, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं और यहाँ से आपके क्वेश्चन आने ही हैं। तो इस सिद्धांत को आप 1-2 बार बहुत अच्छे से पढ़ेंगे यदि, तो आपके सारे क्वेश्चन जरूर सही होंगे। ठीक है, थैंक यू।